वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं हृदयम। मूवी की शुरुआत में हम अरुण को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के लिए केरला से चेन्नई की तरफ जा रहा होता है। अर्जुन की टिकट कंफर्म नहीं होती जिस वजह से उसे सीट ही नहीं मिलती। अब अर्जुन टीटी से बात करता है तो वो उससे कहता है कि ट्रेन में सीट अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन एक लड़का है जिससे तुम बात कर सकते हो, उसकी भी टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तुम उसकी सीट पर बैठ सकते हो, उससे बात करके देखो, शायद वो तुम्हें सीट दे दे। अर्जुन जब उस लड़के से बात करता है तो वो लड़का अपना नाम एंथनी बताता है। एंथनी से अरुण को पता चलता है कि वो दोनों सेम ही स्कूल के सेम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनके जैसे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ट्रेन में होते हैं। सफर के दौरान अर्जुन और एंथनी में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब ये लोग पहुंचते हैं कॉलेज के हॉस्टल में अरुण और एंथनी को एक कमरा मिलता है। वो लोग साथ में रहने लगते हैं। उस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स के साथ अरुण दोस्ती कर लेता है और उन लड़कों से पता चलता है कि इस कॉलेज में कुछ सीनियर्स हैं जो जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं। अब कॉलेज जाने पर जैस्लिन नाम के एक सीनियर अरुण और उसके ग्रुप को पूरा कॉलेज घुमाती है और एक दरवाजे के पास लेकर खड़ी हो जाती है। कहती है, ये है सीक्रेट अली, इसकी चाबी तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिंसिपल के हाथों से मिलेगी, जिसके बाद तुम इसे खोल पाओगे और देख पाओगे कि इसमें है क्या। अब वो सब क्लास में जाते हैं जहाँ क्लास के एक लड़के से उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के सीनियर्स ने सभी जूनियर को बुलाया है। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उनके 3 सीनियर्स जैक्सन, बाइजू और फारूक उन सभी से कहते हैं कि इस कॉलेज में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, मतलब तुम्हें ज्यादा। फिर वो तीनों मिलकर जूनियर्स के अजीब अजीब नाम रखते हैं और उन्हें एक तरह का सल्यूट करने को बोलते हैं और जब जब जूनियर सीनियर्स को देखते हैं तब तब उन्हें उसी तरह से सल्यूट करना पड़ता है। लेकिन अरुण को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं प्रिंसिपल से जाकर इस चीज की शिकायत करूंगा, देखता हूँ फिर कैसे ये अपनी मनमानी करते हैं। अब उसके दोस्त अरुण को समझाते हैं कि भाई अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ दो और वैसे भी रैगिंग बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सेकंड सेमेस्टर में आते आते हम सीनियर्स के दोस्त बन जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अर्जुन और उसके दोस्त कॉलेज के कैंपस में होते हैं। वहाँ पर जैक्सन, बाइजू और फारूक भी होते हैं। वो जूनियर्स को अभी भी परेशान कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कहानी की हीरोइन दर्शना की, जो कि उसी कॉलेज की स्टूडेंट है। अरुण जब दर्शना को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है। अरुण को दर्शना से पहली ही नजर में हो जाता है प्यार और उसके बाद अरुण दर्शना को उसके दोस्तों के साथ सिंगिंग करते हुए देखता है। यहाँ फारूक, बाइजू और जैक्सन को भी देखते हैं जो कि दर्शना को ही देख रहे होते हैं और यहाँ में समझ में आ जाता है कि बाइजू भी दर्शना से प्यार करता है। दूसरी ओर अरुण दर्शना के पास जाता है और उसकी गाने की बहुत तारीफ करता है, साथ ही वो अपना नाम भी दर्शना को बताता है। सीन यहीं से चेंज होता है। फिर अरुण का एक फ्रेंड अरुण को बताता है कि कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में तुम और दर्शना एक साथ परफॉर्म करने वाले हो, जिसमें दर्शना गाना गाएगी और तुम गिटार प्ले करोगे। अर्जुन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दर्शना के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तभी वहां पर जैक्सन, फारूक और बाइजू आ जाते हैं। जैक्सन तो अरुण का पैर कुचलते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हमारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करोगे। अरुण कुछ बोल पाता उससे पहले बाइजू अरुण से कहता है तुम दर्शना से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। तभी ऐसा करते हुए तीनों को कॉलेज की एक लेक्चरर देख लेती है और उनसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा कॉलेज में रैगिंग करते हुए देखा तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, समझे। वो तीनों ये सुनकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अरुण की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाता। लेकिन इस बात की खबर कोई स्टूडेंट जैक्सन को मैसेज के जरिए बता देता है, जिससे जैक्सन, फारूक और बाइजू अपने ग्रुप को लेकर अरुण के कमरे में जाते हैं। फिर उसे बहुत बुरी तरह से पीटने भी लगते हैं। इसी बीच उसके बगल के कमरे में प्रतीक नाम का एक लड़का होता है। वो अर्जुन की आवाज को सुनता है और उसके कमरे में जाकर देखता है कि हो क्या रहा है। वो फारूक, जैक्सन और बाइजू को इंग्लिश में कुछ डांटने लगता है, लेकिन उन तीनों को प्रतीक की बात समझ ही में नहीं आती क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती नहीं, इसलिए वो तीनों चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ये बात दर्शना को पता चलती है और वो प्रतीक के साथ कॉलेज के लेक्चरर के पास चली जाती है। उनसे उन तीनों की कंप्लेंट करती है। कॉलेज की लेक्चरर बोलती है कि अगर आगे से कभी उन तीनों ने ऐसा किया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद दर्शना अरुण के पास जाती है, उससे कहती है कि क्या तुम उन तीनों से डरते हो। अर्जुन जवाब देता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। दर्शना कहती है फिर तुम उन तीनों के सामने से गुजरो, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरुण ऐसा ही करता है, वो जानबूझकर उन तीनों के पास जाता है। दर्शना भी उसे फॉलो करती है और जब वो उन तीनों के पास पहुंचते हैं तो दर्शना अरुण का हाथ अपने कंधे पर रख लेती है और उन तीनों को एक गंदा इशारा करते हुए मजाक बनाती है। अर्जुन उन तीनों का मजाक बनता देखकर बहुत ही खुश होता है। अब शाम के वक्त वो तीनों अर्जुन को पकड़कर खूब पीटने लगते हैं, लेकिन इस बार अरुण मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहता है कि तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो, लेकिन एक बात याद रखना, दर्शना सिर्फ मेरी है। बाइजू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तीनों अरुण को फिर बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त कॉलेज का एक जूनियर उन तीनों को अरुण को पीटते हुए देख लेता है। फिर वो लेक्चरर से जाकर कंप्लेंट कर देता है, जिसके बाद उन तीनों लड़कों को कॉलेज से बाहर ही कर दिया जाता है। इसके बाद अरुण और दर्शना करीब आते हैं। अरुण दर्शना को काफी पसंद करने लगा है और दर्शना भी अरुण को मन ही मन काफी चाहने लगी है। एक दिन अरुण दर्शना के पास जाकर उसे प्रपोज कर
कर ही देता है। दर्शना थोड़ा शर्मा लेती है, लेकिन फिर वो भी अरुण के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन एंथनी अरुण से कहता है कि क्या यार, काफी दिनों से एक लड़की से मैं ऑनलाइन चैट कर रहा हूँ और मुझे उसने मिलने के लिए केरला बुलाया है, लेकिन यार मुझे अकेले जाने में काफी हिचकिचाहट हो रही है, तुम मेरे साथ चलोगे? अरुण भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब एंथनी और अरुण केरला के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो लड़की भी अपने एक फ्रेंड के साथ आई होती है। एंथनी और वो लड़की एक साथ बैठते हैं और अरुण और उस लड़की की दोस्त साथ में बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अरुण उस लड़की की बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है। वो लड़की अरुण से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरुण ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि क्या बोलूं। तभी अरुण को दर्शना का कॉल आता है, लेकिन अरुण दर्शना का कॉल कट कर देता है और उस लड़की से बोलता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद एंथनी और उसकी गर्लफ्रेंड और अरुण और वही लड़की एक जगह पर जाते हैं, जहाँ कुछ कपल्स छाता लिए अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंथनी और उसकी गर्लफ्रेंड भी छाता लेकर एक साथ बैठ जाते हैं। अरुण के साथ जो लड़की होती है वो भी एक छाता खरीदती है और अरुण के साथ बैठ जाती है। अरुण पता नहीं उस लड़की की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में स्टिक्स होते हैं और वहां वो उन कपल्स को पीटने लगते हैं। अरुण और एंथनी दोनों लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब कॉलेज वापस आते हुए बस में अरुण बहुत ही गिल्टी महसूस करता है। अगली सुबह कॉलेज में दर्शना अरुण को केरला वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है और उससे कहती है कि बिल्कुल एक लड़का तुम्हारी तरह टी शर्ट पहनकर भाग रहा था। अब अरुण ये सुनकर काफी डर जाता है कि इसे पता ना चल जाए। तभी वहां पर एंथनी आता है और अरुण को उस लड़की का खरीदा हुआ छाता दिखाता है, जिससे दर्शना समझ जाती है कि वो भागता हुआ लड़का कोई और नहीं अरुण ही था। दर्शना भी वहां से जाने लगती है और अरुण भी उसके पीछे पीछे जाता है। उससे बोलता है कि मैंने कुछ भी उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मेरी गलती सिर्फ यही है कि जब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मैंने ना में जवाब दिया। दर्शना इस बात से गुस्सा होकर ही चली जाती है। अब रात को अरुण दर्शना को कॉल करता है तो वो फोन ही नहीं उठाती, इसलिए अरुण दर्शना के रूममेट को कॉल कर देता है, जिससे दर्शना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कॉल उठाकर अरुण से बोलती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। दर्शना उससे ये भी कहती है, अब तुम्हारे सामने ही मैं दूसरे लड़कों के साथ घूमूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब अरुण को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और दुख भी होता है और वो दर्शना से अब झूठ बोलता है कि मैं सिर्फ उस लड़की के साथ बैठा ही नहीं था, बल्कि मैंने उसके साथ रात भी बिताई थी। इससे तो दर्शना को और गुस्सा आता है और वो फोन ही काट देती है। अरुण भी इस बात से काफी डिप्रेशन में चला जाता है कि अब क्या करूं। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब अरुण का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और वो शराब पीना शुरू कर देता है। साथ ही वो कॉलेज में अपने जूनियर्स की खूब रैगिंग भी करता है, उन्हें पीटता भी है, जिसका असर उसकी पढ़ाई पर भी होता है। धीरे धीरे अरुण सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने लगता है, लेकिन इससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अरुण दर्शना को जलाने के लिए माया नाम की एक जूनियर लड़की के साथ फ्लर्ट भी करता है, लेकिन दर्शना को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो भी अब केदार नाम के सिंगर को डेट करने लगती है। अरुण अब कॉलेज का हॉस्टल ही छोड़ देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगता है। अरुण और उसके दोस्त पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम करने लगते हैं, जैसे कि शराब पीना, मारपीट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक दिन कॉलेज में अरुण दर्शना को केदार के साथ बाइक पर जाते हुए देखता है और उससे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दर्शना के पास जाकर उससे बोल देता है कि तुम उस लड़के से दूर रहो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसके लिए लड़कियों की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। लेकिन दर्शना को अरुण की ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उससे बोल देती है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, तुम मेरी लाइफ में दखल मत दो, समझे। ये बोलकर वो चली जाती है और अब केदार को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। केदार दर्शना से बोलता है कि मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन केदार गलती से अपना फोन टेबल पर ही भूल जाता है। अचानक से केदार के मोबाइल पर कुछ लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, जिसे देखकर दर्शना दंग रह जाती है। उसे केदार की सच्चाई का पता चल जाता है। अब केदार के वॉशरूम से वापस आने पर दर्शना उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते और लड़कियों को पैर की जूती समझते हो क्या तुम। ये बोलकर दर्शना वहां से चली जाती है। अब रात को केदार दर्शना को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो मैं पूरे कॉलेज में ये अफवाह फैला दूंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब देखना तुम्हारी इज्जत कैसे नीलाम होती है। अब दर्शना ये सुनकर काफी डर जाती है कि किसके पल्ले पड़ गई मैं। केदार दर्शना के साथ ऐसा करने वाला था, इस बात का पता अरुण को चल जाता है और वो दर्शना के सामने केदार को बहुत बुरी तरह पीटता है। तब दर्शना अरुण से कहती है कि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम में और केदार में कोई फर्क नहीं है। साथ ही दर्शना केदार को उससे दूर रहने की सलाह देती है। इस इंसिडेंट के बाद अरुण को लगता है कि उसे अब खुद को बदलना चाहिए। अगले दिन वो बदलने लगता है, वो अपने रूम को एकदम साफ सुथरा कर देता है, लेकिन उसके दोस्त
वहाँ आकर फिर शराब पीने लग जाते हैं। अरुण इस बात से गुस्सा होकर अपने दूसरे दोस्त जो चिकन नहीं खाता है उसके यहाँ चला जाता है। अर्जुन फिर वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करता है और धीरे धीरे अपने सभी बुरी आदतों को छोड़ देता है, मगर उसके चेहरे पर अब भी खुशी नहीं होती। अरुण अब मन लगाकर पढ़ाई भी करता है, जिससे उसके सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स में बहुत फर्क भी पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो एक सब्जेक्ट में पास होने में कामयाब हो ही जाता है। अर्जुन की क्लास में स्लेवा नाम का एक स्टूडेंट है जो पूरी क्लास में सेकंड आया है। साथ ही क्लास के बाद अरुण और एंथनी बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। अरुण बोलता है कि मैंने स्लेवा के कंबाइंड स्टडीज के बारे में सुना है, क्या हम उससे अपनी स्टडीज के बारे में बात करें ताकि वो हमें भी कुछ पढ़ा दे। दरअसल स्लेवा एक गरीब परिवार का लड़का है जो कि कमजोर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में काफी इंप्रूव करने में मदद करता है। अब एंथनी और अरुण स्लेवा के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि यार तुम हमें अपनी कंबाइंड स्टडीज में ज्वाइन कर लो, हम भी पढ़ाई में इंप्रूव करना चाहते हैं। स्लेवा अरुण की बात मान जाता है और उसे एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लाचूपति है उसके घर की छत पर लेकर जाता है जहाँ ये लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर। लाचूपति सभी स्टूडेंट्स को अपना बेटा जैसा मानती है और पढ़ाई के दौरान उन्हें खाना भी देती है। अब अरुण और एंथनी का कंबाइंड स्टडीज चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद दर्शना भी अपने फ्रेंड के साथ स्लेवा का कंबाइंड स्टडीज ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अरुण मन लगाकर पढ़ाई करता है। दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम आता है तो अरुण का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाता है क्योंकि उसने काफी मेहनत की होती है। उसी शाम अरुण स्लेवा के साथ एक बीच पर जाता है जहाँ अरुण उससे पूछता है कि स्लेवा तुम्हारा ड्रीम क्या है। स्लेवा उसे बताता है कि मेरा ड्रीम बस एक ही है कि मैं इतना कामयाब बनूं कि मेरे माँ बाप सुकून से जी सके। अरुण ये बात सुनकर स्लेवा से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और अब कुछ ही दिनों में सेमेस्टर का एग्जाम रिजल्ट भी आता है जिसमें स्लेवा पूरी क्लास में फर्स्ट आता है और अरुण फिफ्थ। अरुण पिछले सारे सब्जेक्ट्स में जिन पर फेल हुआ था वो उसने अब अच्छे से पास कर ले हैं, जिस वजह से स्लेवा और एंथनी अरुण से अब एक पार्टी मांगते हैं। अरुण कहता है कि यार तुम लोग शाम में मिलो, मैं पार्टी शाम को दूंगा। अब अरुण और एंथनी क्लास खत्म करने के बाद पार्टी में जाने के लिए निकलते ही हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एक ही तरफ भाग रहे हैं। जब वो नजदीक जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्लेवा का एक्सीडेंट हो गया है। अरुण और एंथनी सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्लेवा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन स्लेवा बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। स्लेवा की मौत के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स दुखी होते हैं, खास करके अरुण और एंथनी, लेकिन वो लोग फैसला करते हैं कि स्लेवा का कंबाइंड स्टडीज का ग्रुप यूं ही कंटिन्यू रहेगा और वो भी अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक होते हैं। इसी बीच दर्शना अरुण से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती है क्योंकि अरुण अब पहला जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है। दर्शना वापस से अरुण से प्यार करने लगती है और एक दिन जब दर्शना कॉलेज से हॉस्टल जा रही होती है तो अरुण उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दर्शना उसकी बाइक पर बैठने के लिए तैयार हो जाती है, तभी अरुण को माया का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, प्लीज यहाँ जाओ। अब अरुण दर्शना से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दर्शना ऐसा होता देखकर काफी दुखी हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से तो बात बन रही थी, फिर गड़बड़ हो गई। इधर अरुण माया के पिता का अंतिम संस्कार में शामिल होता है और माया को हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे माया भी अरुण के काफी क्लोज आ जाती है, उससे बोलती है क्या तुम मुझसे उतना प्यार कर सकते हो जितना तुम दर्शना से करते थे। अब अरुण तो दर्शना को जलाने के लिए माया से फ्लर्ट करता था, इसलिए उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप खड़ा रहता है। माया समझ जाती है कि अरुण अभी भी दर्शना से ही प्यार करता है। अगले सीन में कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होता है। स्लेवा के कंबाइंड स्टडीज के ग्रुप में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे सभी का पेपर अच्छा जाता है। अरुण का भी पेपर बहुत अच्छा जाता है। अब एग्जाम के खत्म होने के बाद अरुण माया को एक दूसरे लड़के के साथ देखता है जो कि माया का नया बॉयफ्रेंड है। माया उसके साथ काफी खुश दिखाई दे रही होती है। अरुण भी माया को खुश देखकर काफी खुश होता है। कुछ ही दिनों में कॉलेज के रिजल्ट्स आते हैं। सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ लोग जॉब करते हैं। अरुण को भी एक कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। अब कॉलेज के फेयरवेल के दिन प्रिंसिपल एक लड़के को उस सीक्रेट रूम की चाबी देते हैं। वो लड़का उस सीक्रेट रूम को खोलता है। सभी स्टूडेंट उस सीक्रेट रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उस रूम में इस कॉलेज से पास आउट हुए स्टूडेंट्स अपनी यादों को लिखते हैं, यानी कि अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जो कुछ लेसन उन्होंने सीखा था वो अपने एक्सपीरियंसेस इस रूम की दीवार पर लिख देते थे। दोस्तों अगर आपकी भी अपने कॉलेज की याद ताज़ा हो गई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे तो ग्राफिक गिरा की याद आ गई है कि कैसे 3 साल वहां पर बिताए। आय हाय कितने मजे किए थे। खैर अरुण के दोस्त भी उस रूम की दीवार पर अपना अपना एक्सपीरियंस लिखने लगते हैं, लेकिन अरुण फिलहाल कुछ नहीं लिखता और वहां से चला जाता है। अब शाम के वक्त अरुण अपने घर जाने के लिए स्टेशन में ट्रेन का वेट करता है। तभी वहां पर दर्शना आती है। वो अरुण से कहती है काश मैंने तुम्हें पहले सेमेस्टर में माफ कर दिया होता तो आज हम साथ होते। इसके बाद दर्शना अरुण को हक करती है। दर्शना के सवालों का अरुण के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता और अपनी ट्रेन लेकर वापस चला जाता है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे चली जाती है जहां हम अरुण को देखते हैं। अब अरुण एक फोटोग्राफर है। अरुण के पास जॉब थी पर वो जॉब नहीं करता
क्योंकि उसमें उसका मन नहीं था। वो कुछ एडवेंचरस करना चाहता था, इसलिए उसने फोटोग्राफी के प्रोफेशन को चूज किया। और वहीं दर्शना यूट्यूब पर ब्लॉगर बन जाती है। ब्लॉगिंग के वीडियोस को वो अपने चैनल पर पोस्ट करती है। अब एक दिन अरुण के पास दर्शना का मैसेज आता है और वो अरुण को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करती है। अरुण भी दर्शना की बहन की शादी में जाता है और शादी खत्म होने के बाद दर्शना और अरुण एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। अरुण कहता है कि दर्शना, तुम तो अपने पैशन को फॉलो कर रही थी, लेकिन मैं ही अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर मैं करूँ क्या। दर्शना उससे कहती है कि तुम थोड़ा सा वक्त लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आखिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। इसके बाद अरुण दर्शना की बहन की शादी से वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी बस में उसे जिमी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि वेडिंग फोटोज खींचता है। जिमी अरुण से उसका कैमरा मांगता है और उसकी खींची हुई फोटोज देखने लगता है। वो उसकी फोटो देखकर काफी इंप्रेस भी होता है कि बड़ी अच्छी फोटो खींचते हो, और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा और बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। अब अरुण जिमी के साथ मिलकर वेडिंग्स में फोटोग्राफी करने लगता है, लेकिन इनका बिजनेस कुछ खास नहीं चलता। अरुण फिर अपना दिमाग चलाता है और रिसर्च करने लगता है ताकि वो इस बिजनेस को ग्रो कर पाए। अरुण जिमी को बोलता है कि क्यों ना हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह प्री वेडिंग शूट करें, क्योंकि पूरे केरला में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस काम को कर रही है और इससे हमारे पास अच्छा मौका होगा इस कंपटीशन में सबसे आगे निकलने का। जिमी को अरुण का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो इस आइडिया के लिए राजी हो जाता है। अरुण अपने इस आइडिया को ग्रो करने के लिए अपने कॉलेज के फ्रेंड प्रतीक से इस बारे में बात करता है। प्रतीक अब एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सिंगर बन चुका है। अरुण उससे सारी बातें बताता है। प्रतीक अरुण को ऑफर देता है कि तुम पहले जिसकी भी प्री वेडिंग शूट करोगे मैं उसमें फ्री में गाना गाऊंगा, और उसके बाद अरुण को जल्द ही एक क्लाइंट मिल जाता है। वो अपनी लाइफ की पहली प्री वेडिंग शूट करते हैं। धीरे धीरे वो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक क्लाइंट की शादी में अरुण एक लड़की को देखता है जिसका नाम नित्या होता है, और अरुण नित्या को देखते उसके प्यार में पड़ जाता है। अब अरुण सभी गेस्ट को छोड़कर सिर्फ नित्या की तस्वीर ही खींचने लगता है और नित्या इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर वो अरुण के कैमरे को लेकर उसके सारे फोटोज दिखाने को बोलती है। अरुण नित्या को उसकी खींची सारी फोटोज दिखाता है। नित्या भी अपनी फोटो को देखकर काफी इंप्रेस होती है। वो अरुण से कहती है कि तुम्हें सभी फोटोज मुझे मेल कर देना, ठीक है। नित्या अपने घर वालों को भी ये फोटो दिखाती है। नित्या के घर वाले भी अरुण की खींची हुई फोटोज को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अब एक दिन नित्या अरुण को मेल करके उसे अपने कजन सिस्टर की वेडिंग में फोटोग्राफी करने के लिए बुलाती है। अरुण को पता चलता है कि नित्या की कजन सिस्टर की शादी केदार से हो रही है, और ये वही केदार होता है जिसे अरुण ने कॉलेज के दिनों में पीटा भी था। अरुण नित्या को लेकर केदार के बारे में सब कुछ बता देता है और नित्या की कजन सिस्टर की शादी टूट जाती है। अब अरुण ने नित्या की कजन सिस्टर की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, तो इसलिए वो अरुण को थैंक यू बोलने के लिए उससे मिलने आती है। अरुण उससे फिर डिनर के लिए पूछता है। वो भी तैयार हो जाती है। डिनर करते वक्त बातों ही बातों में अर्जुन नित्या को बता देता है कि मैं क्लाइंट की वेडिंग फोटोग्राफी के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। नित्या ये सुनकर उसके साथ चलने के लिए बोलती है और अरुण भी मान जाता है। अब अरुण और नित्या चेन्नई पहुंचते हैं, जहां अरुण को पता चलता है कि जिस क्लाइंट की शादी है वो अरुण के कॉलेज की फ्रेंड का रिलेटिव है। इसके बाद अरुण सारी अरेंजमेंट्स खुद करता है और सिंपल से दिखने वाली शादी को नित्या के साथ मिलकर एक ग्रैंड वेडिंग बना देता है। शादी खत्म होने के बाद अरुण नित्या को लेकर फिर सिल्वा की बस्ती में जाता है, जहां वो लोग कॉम्बाइंड स्टडीज किया करते थे। लेकिन उस जगह जाने पर उन्हें वो बूढ़ी औरत लाचुपति नहीं मिलती। अरुण बहुत निराश हो जाता है, लेकिन वहां से बाहर आने के बाद अरुण को सिल्वा की दोस्त मिलती है जो कि लाचुपति का एड्रेस अरुण को बताती है। अरुण और नित्या लाचुपति के घर जाते हैं, जहां लाचुपति अरुण को देखकर काफी खुश होती है, और इसी बीच अरुण और नित्या एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। नित्या भी धीरे धीरे अरुण से प्यार करने लगती है। इसके बाद दोनों अपने घर वापस आकर अपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात करते हैं। उनके पेरेंट्स भी दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब अरुण अपनी शादी में अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, साथ ही वो दर्शना को भी अपनी शादी में इनवाइट करता है। दर्शना अरुण की शादी की खबर सुनकर काफी दुखी होती है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि दर्शना के मन में अभी भी अरुण के लिए फीलिंग्स बची हुई है। अब अरुण का शादी वाला दिन आता है। उसके सभी दोस्त उसकी शादी में आते हैं। दर्शना भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर उसकी शादी के फंक्शन में शामिल होती है, लेकिन थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो जाने लगती है। अब उसको जाते हुए एंथनी देख लेता है। दर्शना एंथनी को बताती है, अभी तक मैं और अरुण एक दूसरे से सिर्फ दूर थे, लेकिन अब अरुण शादी कर रहा है, जिस वजह से वो अब हमेशा मुझसे दूर चला जाएगा, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। और तुम एक काम करो, अर्जुन के सामने कुछ बहाना बना देना कि मैं क्यों गई, और ये कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अरुण दर्शना को खोजता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अर्जुन एंथनी से उसके बारे में पूछता है, तो एंथनी अरुण को बताता है कि दर्शना के किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसको जाना पड़ा। अगले दिन अरुण और नित्या की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद अरुण और नित्या एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। इसी बीच नित्या अरुण से दर्शना के बारे में पूछती है। अरुण जवाब देता है कि दर्शना मेरा पास्ट है और अब हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नित्या फिर एक बेबी को जन्म देती है, जिसके बाद अरुण दर्शना को वीडियो कॉल करके अपने बच्चे की होने की खबर देता है। दर्शना ये खबर सुनकर और निराश हो जाती है। अब अरुण, नित्या
और उनका बेबी जिसका नाम अरुण ने सेल्वा रखा है, वो तीनों अपनी लाइफ में खुशी के पल जी रहे होते हैं। एक दिन दर्शना अरुण को कॉल करके कहती है, मैं शादी कर रही हूँ और तुम्हें मेरी शादी में अपनी पूरी फैमिली को लेकर आना है। अरुण भी दर्शना की शादी में अपनी पूरी फैमिली को लेकर पहुंच जाता है। फंक्शन में वो दर्शना से बात करता है कि तभी नित्या वहां पर आती है और अरुण से चिपकने लगती है। नित्या यहाँ पर ऐसा इसीलिए करती है ताकि दर्शना को जेलस फील हो सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दर्शना अरुण और नित्या को साथ देखकर काफी जेलस फील करती है। अब रात को दर्शना अरुण को मिलने के लिए बुलाती है। अर्जुन जब जा रहा होता है तभी नित्या उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अरुण झूठ कहता है कि मैं बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ। लेकिन घर से बाहर आने के बाद अर्जुन को काफी गिल्ट महसूस होता है और वो नित्या से जाकर बोल देता है कि मुझे दर्शना ने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया है, मैं बस उससे बात करके आता हूँ। दर्शना और अरुण अकेले होते हैं। दर्शना अरुण से कहती है कि काश मैंने तुम्हें पहले सेमेस्टर में माफ कर दिया होता तो आज हम दोनों एक साथ होते। यही सवाल दर्शना ने अरुण को स्टेशन पर पूछा था, लेकिन उस टाइम अरुण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस बार अरुण इस बात का जवाब देता है और कहता है कि दर्शना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो सिर्फ उसी वक्त के लिए हमारे पास होते हैं। तुम ये सोचना बंद कर दो कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तुम ये समझ लो कि हमारे नसीब में यही लिखा था जो हो रहा है और अब यही हमारी जिंदगी है। इस तरह से अरुण दर्शना को हौसला देता है। दर्शना भी उसकी बात समझ जाती है। अब अगले दिन दर्शना की होती है शादी और अब वो भी काफी संतुष्ट महसूस कर रही होती है। उसने भी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। दर्शना की शादी से अरुण और नित्या जब घर वापस आने के लिए निकलते ही हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट अभी डिले हो गई है। इसलिए अरुण चेन्नई में अपने कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करने के लिए अपने कॉलेज जाता है। एक ही पल में अरुण की सारी यादें ताजा हो जाती है। यहाँ अरुण को उसके कॉलेज के कुछ दोस्त भी मिलते हैं जो कि अब उसी कॉलेज के लेक्चरर बन चुके हैं। अरुण उससे मिलता है और उनसे उसी सीक्रेट रूम की चाबी लेकर उस रूम में जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। अरुण अब उस रूम में भी अपना एक्सपीरियंस लिखता है और वो लिखता है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हु एम आई। बाकी दोस्तों, ये मूवी यही मैसेज देना चाहती है कि लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी पल के लिए होते हैं। कुछ पल लंबे नहीं होते। उन मोमेंट्स को बस उसी वक्त एंजॉय करो और लाइफ में आगे बढ़ो।